So hello everyone, now we are going to discuss some questions from this chapter. तो क्वेश्चन नंबर 2 कि ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन में एक एम्प्लॉई है। ओके, वो क्या करता है, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करता है। ओके, लेकिन वो डेरिवेटिव में कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, विदाउट अ फिजिकल डिलीवरी। ओके, तो यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, उसका सेटलमेंट कैसे होने वाला है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में सेटल होगा। तो इसके लिए उस सेटलमेंट के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। Okay, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर एक प्रोपराइटर है। वो क्या करता है, बिजनेस के लिए एसी परचेस करता है और आईटीसी ले लेता है, और उसमें से कुछ एसी वो घर के लिए यूज करता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आईटीसी लेके आप परमानेंटली घर पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। क्लियर है क्या पॉइंट। उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, अपने जैसा कोई एक रेसिडेंट है, वो अपने घर का एसी सेकंड हैंड में उस डीलर को बेचता है। ओके, तो जीएसटी आएगा कि नहीं। तो हम लोग को मालूम है, सप्लाई होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी, कंसिडरेशन एंड बिजनेस। अगर कंसिडरेशन है तो बिजनेस भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कंसिडरेशन है, 5,000 रुपीज मिलने वाला है। ओके, बट देर इज नो बिजनेस पर्पस, देर फोर इस ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट। ओके, ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो पहला क्वेश्चन में कंप्यूटर्स को बेच दिया जिसके ऊपर इन लोगों ने आईटीसी नहीं लिया था, और ये फ्री में बेचा। ओके, विदाउट कंसिडरेशन, इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि आईटीसी लेके अगर हम फ्री में बेचते तो सप्लाई माना जाता है। उसके बाद परचेजिंग एजेंट रहता है। ओके, सेकंड पॉइंट, परचेजिंग एजेंट मतलब कि कोई एक एजेंट को हमने हायर किया। ओके, वो सप्लायर जो है, वो बिल अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे बना रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा, एजेंट जो मुझे भेजेगा उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर इनवॉइस डायरेक्टली किसके नाम पर बन रहा है, सप्लाई प्रिंसिपल के नाम पे बन रहा है। सप्लायर हैज डायरेक्टली जनरेटेड इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। सो एजेंट जब मुझे भेजेगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ब्रदर है इधर इंडिया में, B1 करके समझो, और यूएस में समझो B2 करके एक भाई है, बरोबर। अभी इंडिया वाला ब्रदर क्या करता है, इंडिया वाला ब्रदर इस ब्रदर को, ओके, खुद के दैट इज B2 के प्रोडक्ट का डिजाइन जो है ना, प्रोडक्ट का डिजाइन, ओके, वो बना के दे रहा है, कंसल्टेंसी कर रहा है मेरे ख्याल में, कंसल्टेंसी कर रहा है। ओके, B1 जो है ना, वो B2 को क्या दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है। कौन से प्रोडक्ट के रिलेटेड, B2 के जो प्रोडक्ट्स है ना उसके रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, और कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है। तो इसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन को हम लोग सप्लाई मानते हैं, इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। तो एंट्री 2 में फॉल करने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी होना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो कंसिडरेशन। ठीक है, अभी रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन में घुसते हैं अपन। फैमिली, फैमिली का डेफिनेशन क्या बोलता है, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आर कॉल्ड एज रिलेटेड ओनली व्हेन दे आर डिपेंडेंट। अब ये जो ब्रदर है, अपने को ये ट्रांजेक्शन से दिख रहा है कि इसके भी प्रोडक्ट्स है, इट मीन्स ये दोनों भाई जो है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो इन अवर ट्रांजेक्शन देर इज नो रिलेटेड पार्टी, क्योंकि ये ब्रदर डिपेंडेंट नहीं है, और कंसिडरेशन भी नहीं है। ओके, तो कंसिडरेशन नहीं है तो ये पॉइंट तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन रिलेटेड पार्टी भी चाहिए था अपने को। सिंस B1 एंड B2 आर नॉट रिलेटेड पार्टी, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। ओके, आधे स्टूडेंट इसको इंपोर्ट के एंगल से लिख के आते हैं, लेकिन आपको देखना है कि B1 इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू B2। तो यहाँ पर अपने को एंट्री 2 के एंगल से देखना है, ना कि एंट्री 4। ओके, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, उसके अंदर फर्स्ट वाला पार्ट, ओके, एक ट्रस्ट है वो आई ट्रीटमेंट करके देता है फ्री में, तो देर इज नो कंसिडरेशन, और चैरिटेबल एंटिटी है, तो फिर बिजनेस पर्पज भी नहीं है, सो इट इज नॉट अ सप्लाई। उसके बाद एक फैक्ट्री है जिसके पास दो बिजनेस यूनिट्स है, मुंबई में भी और दिल्ली में भी। दोनों एंटिटीज का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। गुड्स दिल्ली से मुंबई आते हैं विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन है। उसके बाद एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है चेन्नई में, वो अपने भाई से जो कि वेल सेटल्ड है लंदन में, उससे कुछ सर्विस लेता है, और वो बंदा जो है उसको चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सप्लाई माना जाए कि नहीं। हम लोग को क्या चाहिए, एंट्री 4 में फॉल करने के लिए रिलेटेड पार्टी चाहिए और बिजनेस पर्पस चाहिए।
तो रिलेटेड पार्टी है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि वेल सेटल्ड है। बिजनेस पर्पस है कि नहीं? फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट है। सो इट इज नॉट अ सप्लाई। क्वेश्चन का जो ये डी वाला पार्ट है वो बोलता है अगर बिजनेस पर्पस रहा तो भी आंसर वुड रिमेन सेम, बिकॉज हम लोगों को ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करना। तो बिजनेस पर्पज रहेगा तो भी नॉट अ सप्लाई, बिकॉज पार्टीज ही क्या है, अनरिलेटेड ड्यू टू दिस पॉइंट, वेल सेटल्ड। उसके बाद ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग प्रेस है। ओके, कंटेंट इज ओन्ड बाय ऑथर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। भी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होता है, एक एंटिटी होती है, वो एक एक्टर के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके, और अगर 5 साल के अंदर ही अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्टर ने तोड़ दिया तो एक्टर इज रिक्वायर्ड टू रीपे 50% ऑफ फीस रिसीव। तो यहाँ पर ये जो एक्टर है चंद्रगुप्ता, इसने 3 साल के अंदर अंदर क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। हाँ, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 साल का जो फीस मिला रहेगा उसका 50% वापस देना। तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं? आंसर इज जीएसटी आएगा, बिकॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ, देयरफॉर जीएसटी आएगा। ओके, पर एनम का फीस कितना था? 50 लाख पर एनम। 3 साल का फीस मिला है, उसका 50% वापस करना। तो 50 लाख इंटू 3, 1.5 करोड़ इंटू 50%, 75 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद एक एंटिटी है, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ साथ कमीशन भी देती है, ओके, एज ए इंसेंटिव। ओके, यहाँ पर एक इंसेंटिव मिलता है, स्पेसिफिक सेल्स अचीव करने के बाद इंसेंटिव भी मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो इंसेंटिव मिल रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से भी वो सैलरी के अंडर टैक्स कट रहा है। ओके, एंड जो इंसेंटिव है वो भी एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर एक एंटिटी है, वो क्या करता है, जॉब वर्किंग पे किसी को गुड्स बेचता है। भाई जॉब वर्कर क्या कर रहा है, जॉब वर्किंग सर्विस दे रहा है। क्या वो खुद का गुड्स यूज कर सकता है? आंसर इज यस। ओके, ही कैन यूज हिज ओन गुड्स एज वेल। रेट ऑफ जीएसटी कितना आएगा ऑन जॉब वर्क सर्विसेज? क्या गुड्स का रेट आएगा कि सर्विस का? आंसर इज सर्विस का रेट आएगा, बिकॉज एज पर शेड्यूल 2 जॉब वर्किंग इज सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर मिस्टर हैप्पी के पास एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है। ओके, उसने प्रॉपर्टी को भाड़े पर दिया है मिस्टर पीस को। पीस क्या करता है, टेनेंसी राइट्स को सरेंडर करता है टू मिस्टर सीरीन, मतलब कि टेनेंसी राइट्स को बेचता है। तो यहाँ पर टेनेंट अगर टेनेंसी राइट्स को बेचता है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, हम लोगों ने सीखा था। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहाँ पर हैप्पी इज लैंडलॉर्ड। ओके, मिस्टर पीस इज T1 एंड T2 इज सीरीन। तो T1 ने T2 को जो ये बेचा है उसके ऊपर जीएसटी आएगा, मतलब सप्लाई माना जाएगा उसको। ठीक है, और मंथली रेंट जो मिल रहा है 1 लाख रुपए। ओके, इसके लिए हम लोग को एग्जेम्पशन चैप्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, रेसिडेंशियल लिविंग का रहता है तो जीएसटी नहीं आता है, लेकिन अगर गेस्ट हाउस वगैरह है तो 20,000 रुपया पर डे पर मंथ के ऊपर रहेगा तो जीएसटी आता है, प्रोवाइडेड स्टे पीरियड इज लेस देन 90 डेज। ओके, तो स्टे पीरियड का कंडीशन भी है, 27 का भी कंडीशन है, तो वो सब देखेंगे हम लोग बाद में। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके, अगर हम लोग पर्सनल पर्पस के लिए कुछ सर्विस इंपोर्ट करते हैं बट इट इज फॉर कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई मानते हैं। तो यहाँ पर कंसिडरेशन है तो सप्लाई माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी कंसिडरेशन है तो सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन है थर्ड वाले पार्ट में। तो क्या कंडीशन चेक करनी थी हम लोग को, रिलेटेड पार्टी और बिजनेस पर्पस। रिलेटेड पार्टी है क्या, चेक करते हैं। ब्रदर जो है वो वेल सेटल्ड है, तो इट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। एंड यहाँ पर फैमिली डिस्प्यूट के लिए लिया गया है, तो बिजनेस पर्पस भी नहीं है, सो इट इज नॉट अ सप्लाई। उसके बाद एक होल्डिंग कंपनी है जो अपनी सब्सिडी कंपनी को कुछ भी चार्ज नहीं करती। किस चीज के लिए चार्ज नहीं करती? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए। तो पहली बात तो ये लोग रिलेटेड पार्टी है, और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इज बिजनेस पर्पस, तो जीएसटी आएगा। उसके बाद एक एंटिटी है, इंडियन एंटिटी। ओके, उसने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस लिया अपने पेरेंट एंटिटी से, लेकिन कुछ भी चार्ज पे नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने ही ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव करने का था। ओके, तो फिर यहाँ पर पेमेंट नहीं लिया। तो एडजस्टमेंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि इंटरेस्ट का पेमेंट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का पेमेंट।
तो इसको हम लोग कंसिडरेशन है बोलेंगे, और कंसिडरेशन है तो सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद ये वाला एकदम सिंपल है, रिलेटेड पार्टी से सर्विस लिया फॉर बिजनेस पर्पस, तो यहाँ पर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, भले ये अनरजिस्टर्ड है। ओके, फिर भी क्या होएगा, यहाँ पर आरसीएम में जीएसटी आएगा, आरसीएम में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद ये क्वेश्चन में, इंडिया के बाहर से खरीदा, इंडिया के बाहर बेचा, ओके, इट इज नॉट अ सप्लाई। एंड जो भी कमीशन मिलता है उसके ऊपर एग्जेम्प्ट सप्लाई, ओके, इट इज नॉट लाइबल टू चेंज, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो जाए। उसके बाद हाई सीज सेल्स, ओके, गुड्स इंडिया में आने से पहले इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओके, नॉट अ सप्लाई। अच्छा, ये वाला हाई सी नहीं है, हाई सी वाला नीचे, ये वाला है नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ओके, तो नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई, जो हम लोगों ने ऊपर देखा। उसके बाद नेक्स्ट वाला हाई सीज वाला ट्रांजेक्शन है, ओके, इटाली से कुछ गुड्स खरीद रहे हम लोग, लेकिन गुड्स जब हाई सीज में था तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसका हम लोगों ने क्या कर दिया, मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब हम लोगों ने दूसरे किसी को बेच दिया, ओके, क्योंकि हमारे पास समझो पैसा नहीं था इंपोर्ट करने का, ड्यूटी भरने का, हमने किसी और को बेच दिया, और जिस पर्सन को हमने बेचा वो इंपोर्ट क्लियर करवा के हमको बेचेगा, तो जो हम लोगों ने गुड्स आने के पहले किसी और को बेचा, इट इज कॉल्ड एज हाई सी सेल्स, एंड उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, ओके, गुड्स इंडिया में आ रहा है, ओके, इंडिया में आया, क्लियर नहीं हुआ, और हम लोगों ने किसी को बेच दिया, इट इज नॉट अ सप्लाई। अगर इंडिया में आया, वेयर हाउस में पड़ा था, वेयर हाउस में किसी को बेच दिया, इट इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। क्लियर है पॉइंट, दोनों पॉइंट समझा। गुड्स इंडिया में आया, क्लियर नहीं करवाया, और किसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, इट इज नॉट अ सप्लाई। गुड्स आया, वेयर हाउस के अंदर पड़ा रहा, हमने वेयर हाउस में किसी और को बेच दिया, इट इज नॉट अ सप्लाई। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, और जब हम लोगों ने जिसको बेचा वो क्लियर करवाएगा तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, इसके साथ साथ वो बहुत सारी एंसिलरी सर्विस भी दे रहा है, ओके, और वो भी एज पर जनरल बिजनेस प्रैक्टिस। तो ये जीटीए प्लस एंसिलरी सर्विस को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ओके, कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। इज इट वेरी क्लियर? और अगर समझो कि इसने क्या किया, बिलिंग अलग किया, मतलब जीटीए का बिलिंग अलग, एंसिलरी सर्विस का बिलिंग अलग, तो इसको हम लोग सेपरेट सप्लाई बोलेंगे, और सेपरेट रेट्स पे जीएसटी। ये हम लोग एग्जेम्पशन चैप्टर में करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसके अंदर चैरिटेबल एंटिटी को पैसा दिया गया है, ओके, बाय रुद्राक्ष कपूर। तो चैरिटेबल एंटिटी ने नाम, मतलब उधर लिखा हुआ, डोनेटेड बाय मिस्टर रुद्राक्ष कपूर इन मेमोरी ऑफ फादर, तो कोई भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ सप्लाई। उसके बाद अगर समझो सेम क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा रहता, डोनेटेड बाय पब्लिशिंग हाउस, तो यहाँ पर बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है, देयरफॉर इट इज सप्लाई। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं पढ़ने का। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या होता है, एक एंटिटी है वो दूसरे एंटिटी को पेमेंट कर रहा है, किस चीज के लिए पेमेंट कर रहा है, कि ऐसा सर्विसेज आप दूसरे किसी को मत देना, तो यहाँ पर नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट, समझ में आया पॉइंट? तो नॉन कम्पीट फीस का जो पेमेंट रहता है उसके ऊपर जीएसटी आता है, क्योंकि इट इज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एक्ट, तो उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी अमाउंट मिल रहा है उसके ऊपर जीएसटी हम लोग को भरना पड़ेगा, और उसको हम लोग इंक्लूसिव मान के अभी भर रहे हैं, क्योंकि उसके ओवर एंड अबव कुछ भी नहीं देने को तैयार है, यहाँ पर लिखा है नॉट रेडी टू पे एनी फर्दर अमाउंट। ये हम लोग एग्जामेशन चैप्टर में देखेंगे। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी में तुम लोग कर सकते हो इसको, कि ये वाला जो पॉइंट है ये अभी कर सकते हैं। ओके, तुम लोग खुद से ट्राई करो ये। ओके, नॉन कम्पीट फीस का जैसा ही, ठीक है, एंड प्रिंसिपल एजेंट का ट्रांजेक्शन है सेकंड वाला, ये भी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सप्लाई का क्वेश्चंस कंप्लीट